हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सेलेक्टेड टेस्ट नंबर 4 ऑफ रीजनिंग। फ्रेंड्स, हमारा टेस्ट नंबर 4 है रीजनिंग से। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनिंग्स लिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये सभी पूछे गए रीजनिंग्स हैं। ये एसएससी का सेट और आरआरबी एनटीपीसी जो टिकट कलेक्टर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी में भी और टिकट कलेक्टर में। ठीक है, दोनों कंबाइंड क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एसएससी और एनटीपीसी के जो क्वेश्चन होते हैं इनके कई एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, कई महीने हेल्ड किए जाते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन होते हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स हो, जैसे ऑल स्टेट के एनएचएम के एग्जाम, ऑल स्टेट के पुलिस, आर्मी, जीडी, एनए, पेट, यूपी ट्रिपल एससी, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, ऑल स्टेट के जितने भी एनएचएम एग्जाम्स होते हैं, एच ट्रिपल एससी हरियाणा, और भी इसके अलावा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे एनडीए, सीडीएस, लेखपाल, पटवारी, एसएससी, डीएसएसबी, इन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप कॉपी पे लेके बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है नॉलेज, इसे पहले देखते हैं कि इस पे जो जो स्पेलिंग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है इसके जो वर्ड हैं यहाँ पर नॉलेज में, तो इनका प्रयोग करके कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अगर जो वर्ड नहीं बनाए जा सकते वो गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि आपको वो शब्द बताना है, वो शब्द सिलेक्ट करना है, वो शब्द फाइंड करना है या चुनना है जो वर्ड, जो लेटर्स इस पे दिए गए हैं नॉलेज में, उनका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। आप देखें यहाँ पर हम इन्हें सारे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वेल्थ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वेल्थ। और यहाँ पर हम देखते हैं वेल्थ में डब्लू तो ठीक है, ई मिल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए नॉलेज में कहीं नहीं है। नॉलेज में जो भी नॉलेज लिखा है नॉलेज में कहीं पर ए नहीं लेटर्स में है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में। देखिए, डब्लू मिल गया, ओ मिल गया, वंडर लिखा है, फिर एन मिल गया, एन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या मिल गया, डी मिल गया, ठीक है, ई मिल गया, लेकिन नॉलेज में आर कहीं नहीं लिखा। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। ये भी नॉलेज के जो शब्द हैं या नॉलेज के लेटर्स हैं उसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं 3 नंबर पे फेच लिखा है, क्या फेच, और नॉलेज में कहीं पर एफ आया ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। ठीक है, इसलिए ये भी गलत होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है वेज, ठीक है, WEDG, देखिए डब्ल्यू ये लिखा है, ई ये लिखा है, और DAGEA ये लिखा है। ठीक है, तो वेज देखिए बन सकता है। ठीक है, कैसे बन जाता है, इसका डब्लू ले लिया, डब्लू आ गया, फिर ई आ गया, फिर इसके बाद क्या आ गया, डी आ गया, फिर जी आ गया, फिर ई आ गया, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। यहाँ पर यही मतलब था कि जो नॉलेज वर्ड लिखा है, यहाँ पर कोई भी वर्ड्स आ सकता है। इसी को जैसे क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा जो भी इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो कि यहाँ पर सक्सेज लिख देगा, को आपको बताना होगा कि सक्सेज का प्रयोग करके कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं या कौन से नहीं बनाए जा सकते। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, क्योंकि बाकी सब गलत हैं, क्योंकि किसी में एक लेटर्स मिसिंग है तो किसी में 2 लेटर मिसिंग है, जो कि नॉलेज में आए ही नहीं। ठीक है, नॉलेज में जो लेटर्स पूरी तरह जो पाए जा रहे हैं जिससे बनाया जा सकता है वो वेज है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपके अंदर एक समझ स्थापित होगी कि क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप ज़्यादा स्किप ना करें और अच्छे से समझ लेंगे तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी रीजन के सम सॉल्व करने में। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अरुण वजन में गोविंद से भारी है, मनोज जॉन से हल्का है। मनोज जॉन से हल्का है, प्रवीण जॉन से भारी है, किंतु गोविंद से हल्का है। सबसे भारी कौन है। आप यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठे तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अरुण गोविंद से भारी है, जो अरुण है यहाँ पर ये किससे भारी है, गोविंद से भारी कर दिया। ठीक है, गोविंद, ए फॉर अरुण है, जी फॉर गोविंद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मनोज जॉन से हल्का है। मनोज जो है, मनोज ये किससे हल्का है, जॉन से हल्का है। मनोज ये हो गया अपना, और ये किससे हल्का है, जॉन से। मनोज
मनोज जो है अपना, यहाँ पर एम आएगा, ठीक है, ये एम फॉर मनोज हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो मनोज है वो जॉन से हल्का है, जॉन से हल्का का मतलब जॉन वेटेड में है, ये वेट के हिसाब से, तो जॉन क्या आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि जॉन जॉन से क्या है, मनोज हल्का है, तो मनोज हल्का है तो मतलब नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रवीण जॉन से भारी है, प्रवीण प्रवीण जो है वो जॉन से भारी है, तो मतलब यहाँ पर हो सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। किंतु गोविंद से हल्का है, देखिए जो किंतु वर्ड लगता है तो किंतु का मतलब होता है कि जो इसमें वर्ड्स जो लेटर्स या सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, इसका जो संबंध होगा वो पहले लेटर से हो, पहले सब्जेक्ट से होता है, इससे, ठीक है, इससे होगा। यहाँ पर पूछा प्रवीण जॉन जॉन से भारी है, प्रवीण देखिए जॉन से भारी का मतलब जॉन के ऊपर होगा, किंतु गोविंद से हल्का है तो गोविंद से देखिए प्रवीण हल्का है कि नहीं, देखिए गोविंद से हल्का भी हो गया, जॉन से भारी भी हो गया। तो अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे सॉल्व करते हैं। सबसे भारी कौन है, सबसे भारी अपना ए है, कौन है, ए फॉर अरुण, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे इस सीरीज को। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करना, इसे दोबारा समझना, ओके, समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना, आप हम इसे बताएंगे नेक्स्ट को, कुछ जो भी वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इसे इजीली किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मिसिंग है, आपको इस जगह पर फिल करना है, जो इस जगह पर फिल किया जाएगा वही आपका ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में दिए गए। यहाँ पर जब भी इस प्रकार की रीजनिंग आए आपको सीरीज के रूप में, कैसी सीरीज के रूप में, तो इनको हम एक एक नहीं सॉल्व करते, इनको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले समझ लो, ए का रिलेशन इससे हो सकता है, ठीक है, इसका रिलेशन इससे हो सकता है, मतलब ए का रिलेशन डी से, डी का रिलेशन जी से, ई का रिलेशन, देखो बीच वाला लेटर बीच से रिलेटेड होगा और अंतिम वाला अंतिम से, देखो आर का संबंध टी से होगा, टी का संबंध वी से होगा, वी का संबंध आगे होगा, ठीक है। तो आगे का जो भी लेटर्स होंगे उन्हें हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए ए में कितना ऐड किया गया है, जो डी आ जाए, ए में 3 ऐड किया गया, कितना, 3 ऐड किया गया है। या यूं समझो आप ABCD पढ़ लो, ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा डी, मतलब 3 ऐड किए गए, ठीक है। अब देखिए ए में 3 ऐड किए गए तो डी में कितने ऐड किए जाएंगे, डी में भी 3 ऐड किए जाएंगे। तो जब डी में 3 ऐड करेंगे तो डी के बाद आएगा ई एफ जी, देखिए सब में 3 3 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ठीक है, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, जी में हम कितने ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो जी में 7, ये अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर आता ना तो इतनी देर में ये 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, 10 सेकंड में मैं इसे 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता था क्वेश्चन, क्योंकि हमको पता था कि ए में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और या जो डी लिखा है, डी का नंबर होता है 4, 4 में हम 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, मतलब जी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर हमें पता होता है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसे समझा रहे हैं बेसिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे, हम क्या करेंगे, जी में भी कितने प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, जी में 3 प्लस करेंगे तो इंग्लिश में जो नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, ये जे होता है और 7 ये होता है, 7 3 10 होता है, तो जे इक्वल टू 10 होता है। तो ऐसे बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो जी के बाद क्या आएगा, GHIJ तीसरे नंबर पे आएगा, मतलब ये 10 आएगा, इस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जे आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लेटर से पता चल गया कि जे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ई के बाद आई। देखिए ई में कितने प्लस किए गए हैं, जो आई आ जाए, ई में 4 प्लस किए गए हैं। ई में ई का जो नंबर होता है 5वें नंबर पे होता है, ठीक है। ई देखो ABCDE 5वें नंबर पे होता है, और जो आई होता है ये 9 नंबर पे होता है। तो हम यहाँ पर अब नंबर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ई में हमने कितने प्लस किए, 4 प्लस किए, तो कितना आ गया, आई आ गया, आई फॉर 9 आ गया। फिर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आई में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आई में 4 प्लस करेंगे, ये 9 था, 9 4 13, मतलब एम का स्थान जो 13 होता है। अब 13 में हम 4 प्लस करेंगे, 13 में 4 प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, मतलब 17 आ जाएगा। 17 इंग्लिश में जो नंबर होता है वो क्यू का होता है, किसका, क्यू का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आएगा, क्या, क्यू आएगा। यहाँ जे आया, फिर आ गया क्यू आ गया, ठीक है। एम में हमने देखो पहले वाले में ए में 3 ऐड किया था, डी आया था, डी में 3 ऐड किया था तो जे आया था, जे में 3 ऐड किया था तो जी में 3 ऐड किया था तो जे आया था। अब यहाँ पर ई में जरूरी नहीं कि सब में एक ऐड हो, तो देखो ई में हमने 4 प्लस किया तो आई आ गया, आई में 4 प्लस किया तो आई में जब 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएंगे, एम आ गया, मतलब एम में 3 प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, चाहे MNOP, इस तरह आप जब जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अब देखिए लास्ट वाला
आर में कितना प्लस किया जाए कि टी आ जाए, आर एस टी मतलब 2 प्लस किया जा रहा है, ठीक है। आर में 2 प्लस करेंगे तो टी आता है, ठीक है, टी फॉर 20 आता है। अब देखेंगे टी में हम 2 प्लस करेंगे तो 22 आता है, मतलब देखो टी यू वी आएगा, ठीक है, टी यू वी आएगा, मतलब 22वें नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपको एबीसी, ये 2-3 प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, v में हम 2 प्लस करेंगे, v में हम जब 2 प्लस करेंगे v में, तो आप बताइए 2 प्लस करने पर कौन सा लेटर्स आता है v के बाद। देखिए v के बाद आएगा डब्लू एक्स, ठीक है, क्या आएगा डब्लू एक्स, तो ये आ जाएगा, ये 22 नंबर पे लेटर आता है, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लस कर दें डब्लू एक्स, इसका मतलब क्या आएगा जे क्यू एक्स। आप देखें ये किस ऑप्शन पर मेंशन है, जे क्यू एक्स, ये ऑप्शन ए पर मेंशन है, किस पे, ऑप्शन ए पर। ये मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन किया जा सकता था अगर आपको ये नंबर्स पता होते, पोजीशनिंग पता होती। कैसी पोजीशनिंग, ये पता होता आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है। हम इसे 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लेते अगर हम सॉल्व करते, लेकिन समझाने की वजह से आपको बताना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा निखार आती है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए में हम क्या करते, कितने प्लस करते, 3 प्लस करते। ए में जैसे ही हम 3 प्लस करते तो कितना आ जाता, डी आ जाता। फिर क्या करते, डी में 3 प्लस करते तो कितना आ जाता, मतलब 7 आ जाता। 7 नंबर पे क्या होता है, जी होता है। फिर इसी तरह फिर हम नीचे आ, फिर इसके बाद जी में 3 प्लस करते कितना आता, जे आ जाता। ऐसे ही जे निकाल लेते, फिर इसके बाद क्यू निकाल लेते, फिर एक्स निकाल लेते, मतलब नंबर ऐड करके जल्दी जल्दी, ठीक है। बहुत फास्ट कर देता मैं, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि किस किस प्रकार से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 4, पढ़े फिर आंसर बताएं। गजोदर अपना पात्र है चैनल्स का ये, तो यहाँ पर देखिए गजोदर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये आपको बताना है यहाँ पर। अब मैंने कई बार आपको बताया है कि ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है, वेस्ट। ये उत्तर है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं हम। गजोधर अपना जो है वो दक्षिण की ओर चलता है, तो गजोधर यहाँ पर मान लो कि ये गजोधर का इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर गजोधर चलना प्रारंभ करता है, और दक्षिण मैंने बताया आपको कि नीचे होगा, ठीक है। ये एन है, ये एन है, ओके, नीचे एस है, ये ई है और ये डब्ल्यू है। तो दक्षिण की ओर गजोधर अब भैया आ गए नीचे, ठीक है। फिर दाएं मुड़ते हैं, जब वो नीचे की ओर आएंगे तो उनका जो दाहिना हाथ होगा वो पश्चिम की ओर होगा, इधर, ठीक है। दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ने के बाद क्या करते हैं, वो बाईं ओर मुड़ते हैं, तो बायां हाथ जो उनका होगा वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। बाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ जाते हैं, जब वो नीचे की ओर होंगे, नीचे की ओर उनका जब फेस होगा तो उनका दाहिना हाथ जो होगा उधर पश्चिम की ओर होगा, इधर इस साइड, ठीक है। जब इधर मुड़ेंगे तो अब पूछा गया लास्ट में आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं गजोदर भैया, तो वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं मैंने आपको बताया, देख लें आप इमेज में। ये ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था, और ये कौन सा एरिया है, पश्चिम एरिया, मतलब वेस्ट एरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके अंदर अगर एक बार समझ स्थापित हो गई इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको एग्जाम्स में सॉल्व करने में, ठीक है। और ये नंबर कन्फर्म होते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं होता अगर आपको आने लगे ये, बशर्ते थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 5, फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर चुनिए। यहाँ पर आशावादी का जो संबंध है वो प्रसन्नता से है या प्रसन्न से है, ठीक है। और यहाँ पर निराशावादी का संबंध किससे होगा, मतलब यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, जो फिल किया जाएगा वही इन चारों में से आंसर होगा आपका। तो बताएं आप, आशावादी का जो रिलेशन होता है हमेशा ऑप्टिमिस्ट का, ठीक है, वो प्रसन्नता से होता है, हैप्पीनेस से होता है। और ये जो निराशावादी है, निराशावादी का जो संबंध होता है हमेशा वो उदासी से होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या, ऑप्शन बी। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आप इग्नोर ना करें। यहाँ पर देखें आप क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी सिंपल है, बशर्ते डिजिट्स में तो आपको प्रॉब्लम्स महसूस हो रही होगी, लेकिन टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पर देखें आप, ये 15 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, किसका, 15 का स्क्वायर लिखा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर लिखा है, फिर इसके बाद ये जो 256 लिखा है ना, 256, ये 16 का स्क्वायर लिखा है। फिर इसके बाद ये जो 289 लिखा है, ये 17 का स्क्वायर लिखा है। किसका स्क्वायर लिखा है, 17 का। तो आपको एक सीरीज पता चल गई होगी कि जैसे कि इसका जो रिलेशन है इससे है,
इसका जैसे रिलेशन इससे 225 का संबंध 256, तो 15 16, 17 के बाद क्या आएगा 18, 18 का स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 18 का उतने ही बार मल्टीप्लाई, 18 का 18 से मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, वर्ग हिंदी में कहते हैं। तो 18 18 में कितना होता है 324 होता है, या 18 का जो स्क्वायर होगा 18 का जब 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 324 होगा, इसी को स्क्वायर कहा जाता है। आपको ये सॉल्व करने के लिए ज़्यादा नहीं तो 25 तक आपको स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 25 तक स्क्वायर आने चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 मतलब 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना 36 होता है। मतलब ये पूरे आपको याद होने चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 तो याद ही होने चाहिए 20 तक के लिए आपको। ठीक है, तब आप इन्हें आसानी से इन्हें जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पढ़ें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन आपका इस पर दिमाग लगेगा, थोड़ा थोड़ा समझने की बात है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, और ये आरआरबी एनटीपीसी टीसी में पूछा गया था, टिकट कलेक्टर 2015 में। ठीक है, एग्जाम्स में। तो इसे आप सॉल्व करें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है इसकी जो पुरुष की पत्नी है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन में हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुरुष दिया गया है और महिला परिचय करा रही है, किसी व्यक्ति से कह रही है कि ये जो पुरुष है इसकी जो पत्नी है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ये जो महिला है ये अपनी ही माँ की इकलौती पुत्री है। किसकी इकलौती पुत्री है, अपनी ही माँ की, क्योंकि ये कह रही इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब इस आदमी की, इस पुरुष की जो पत्नी है वो इसकी माँ की इकलौती पुत्री। जब इकलौती पुत्री है तो मतलब ये अकेली है, ये लड़की क्या है, ये महिला अकेली है, और इसका संबंध क्या होगा इससे, पत्नी का होगा। क्या होगा, पत्नी का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आप समझते हैं क्वेश्चन को फिर से दोबारा। जब पुरुष का परिचय कराते हुए महिला कह रही है कि ये जो आदमी है, ये जो पुरुष है, इसकी जो पत्नी है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की। ये जो महिला है ना ये अपने ही लिए वर्ड इस्तेमाल कर रही है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। और जब यहाँ पर इकलौता लग गया तो इसका मतलब ये महिला दो बहनी नहीं है। ठीक है, दो बहन नहीं है, दो सिस्टर नहीं है, क्योंकि इसने कह दिया है सेंटेंस में कि इसकी पत्नी, इस पुरुष की जो पत्नी है मेरी माँ की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री का मतलब ये केवल महिला, ये अपनी माँ की अकेली है, ये महिला अपनी माँ की अकेली है और इस पुरुष की पत्नी भी है। ठीक है, बशर्ते इसमें थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप इजीली से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये जो महिला है ना ये अपने लिए इस्तेमाल कर रही है वर्ड की, ये जो इसकी पत्नी है, इस पुरुष की पत्नी है, ये इस जो पुरुष की पत्नी है ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी ही माँ की इकलौती पुत्री है। जब ये इकलौती है तो इसकी दो बहनें हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये इसकी खुद पत्नी है इस पुरुष की। ठीक है, और कमीशन ने ये आंसर सही माना है, इसलिए आपको ज़्यादा संदेह की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ओके, एसएससी ने भी, आरआरबी एनटीपीसी ने इसका राइट आंसर सही माना है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8, पढ़े फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया गया था उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। डेमोक्रेसी लिखा है तो डेमोक्रेसी के जो लेटर्स हैं उनका यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, जो नहीं बनाए जा सकते वो गलत होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी लिखा है तो पहले ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो डेमोक्रेसी में कहीं पर आई है ही नहीं, एम है लेकिन आई नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा ये। अब देखिए ये लिखा है डेमन। ठीक है, डेमन में हम देखते हैं डेमोक्रेसी में कहीं पर एन आया ही नहीं और यहाँ पर लास्ट में एन आया है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी नहीं बनाया जा सकता डेमोक्रेसी से। अब लिखा है मर्सी, क्या लिखा है, मर्सी लिखा है MARCY, तो क्या बनाया जा सकता है, एम है, हाँ है, ए है, हाँ भाई ए भी है,
आर है, ठीक है, आर भी मिल गया आपको। सी वाई, हाँ भाई सी वाई भी मिल गया, इसका मतलब मर्सी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डी सॉल्व कर लेते हैं अगर आपका शक हो कि इसे ये बनाया जा सकता नहीं। देखिए डेमोक्रेसी में कहीं पर एस नहीं है, क्या नहीं है, एस, तो इसलिए ये डी वाला नहीं बनाया जा सकता, डी वाला नहीं बनाया जा सकता। कोई भी लेटर्स का प्रयोग करके डी वाला ए बी डी नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक एक लेटर सब में मिसिंग है, ठीक है, ज़्यादातर। और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। और मर्सी जो है वो डेमोक्रेसी में जितने लेटर्स दिए गए ना उनका यूज किया जाए तो बनाया जा सकता है। देखिए एम भी मिल गया आपको, ए भी यहाँ से उठा सकते हैं आप, आर भी आपको मिल गया, सी वाई भी मिल गया, तो मर्सी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इस प्रकार से इसका राइट आंसर था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 9 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ लें अच्छे से। निम्न में से असंगत या विषम की पहचान कीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा, वो आपको बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या? ऑप्शन बी, पनडुब्बी। पनडुब्बी ये इसको सबमरीन कहा जाता है इंग्लिश में। तो ऑप्शन बी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है अब बात करते हैं इसके बारे में। जो पनडुब्बी होती है ना ये पानी के अंदर चलाई जाती है, ये अंडर वाटर चलाई जाती है, ठीक है। मान लो कि ये पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पानी के अंदर चलाई जाती है। बाकी जो जहाज वगैरह होते हैं, जो जहाज वगैरह होते हैं, ये सब नाव जहाज ये सब पानी के ऊपर चलाए जाते हैं। कहाँ? पानी के ऊपर। या इनका आधा हिस्सा ऊपर होता है और थोड़ा सा इनका हिस्सा नीचे होता है, आधे ज़्यादा हिस्सा उनका ऊपर होता है, ठीक है। जो पनडुब्बी होती है पूरी तरह से पानी के अंदर चलाई जाती है ताकि दुश्मन लोग इसे पहचान ना पाएँ या देख ना पाएँ, ठीक है। और इससे कई चीज़ें की जाती हैं। कभी बताएंगे आपको, साइंस जब पढ़ाएंगे तो क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या कराई जाती है इंडिया में, कौन कौन सी पनडुब्बियाँ हैं, ठीक है, सबमरीन कौन कौन सी हैं। तो आपको इतना समझना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पे असंगत पूछा था, इसमें 3 एक जैसे। नाव भी पानी के ऊपर चलती है, जहाज भी, ये जो नाव है ये पानी वाला जहाज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, नौका मतलब। और जो पोत होता है ये भी एक जहाज होता है, ठीक है। ये जितने यहाँ पर लिखे हुए ना ये किसी न किसी प्रकार से ऊपर चलाए जाते हैं पानी की। जो पनडुब्बी होती है ये क्या होती है, नीचे चलाई जाती है पानी की, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। पनडुब्बी पानी के अंदर चलाए जाने वाला संसाधन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है, एक कक्षा में श्याम का स्थान बाएं से 15वां है और दाएं से 20वां है। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपको ट्रिक बताई थी मैंने, कई बार बताया भी आपको, इसका एक फार्मूला बताया था ट्रिक के माध्यम से। m+n-1 इक्वल टू टोटल या कुल, टोटल या कुल। इस क्वेश्चन से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉरी इस ट्रिक से इजीली। आप ज़्यादा आपको ये क्या नाम श्याम राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि बाएं से ये 15वां है और दाएं से 20वां है, तो इसमें एम एन किसी को मान लें आप, ठीक है, एम एन किसी को मान सकते हैं, सॉल्व कर ले। मान लेते हैं हम सीरियल से, ये एम है ये एन है, ठीक है, ये एन है। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या था, m+n-1 इजकल टू कुल। कुल मतलब टोटल। तो एम फॉर कितना है 15, ठीक है, एम फॉर 15 आ गया ये, और एन इजकल टू 20 आ गया, माइनस का कितना आ गया 1 इजकल टू कुल। तो 15-20 कितना होता है 35 होता है ना। 35 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 34। कितना? कुल इजकल टू कितना निकल आया, टोटल इजकल टू जो निकल के आया ना वो 34 आया। कितना? 34 आया। समझ गए होंगे आप। T4 कितना आ चुका है यहाँ पर 34 आ चुका है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर इसे दोबारा समझना चाहते हो तो m+n लगाना, आप माइनस का 1 लिखना। और ये हर एक फार्मूले में, हर एक क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, बाएं से 15वां है दाएं से 20वां है तो उसे उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं, या दाएं से उसका स्थान कितना है, टोटल इतने हैं, बाएं से इतना है तो दायां स्थान बताइए। तो यही फार्मूला आप लगाएंगे। बायां दायां एन एम में से, एम एन में से किसी को माना जा सकता है, ठीक है। इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी को आप कुछ भी मान लें, आपका वही आंसर आएगा जो आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझो। मान लो कि टोटल जो कभी कभी टोटल दे दिया जाए तो टोटल इस जगह लिख लेंगे, इनका सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे, माइनस कर देंगे। एम एन में से कोई एक पूछा जाएगा, बायां या दायां पूछा जाएगा, आप किसी को कुछ भी मान लेना, वही आंसर आएगा जो आपको कमीशन पूछता होगा बोर्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11 पढ़े फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x का अर्थ प्लस, z का अर्थ डिवाइड है, y का अर्थ माइनस है, p का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है, आपको बताना है। ये जो इक्वेशन दिया गया है ना यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू ये जो सिंबल्स दिए गए हैं।
चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर 10 लिखा है, पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो देखिए 10 लिखा, 10 के बाद हमने क्या किया 2 लिखा। अब एक्स का अर्थ क्या लिखा है, एक्स का अर्थ है प्लस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का अर्थ प्लस किया 5 लिखा, ठीक है। वाई का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस यहाँ पर 5 लिखा, इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब यहाँ पर फाइंड करना है। मैंने कई बार आपको बताया इसके लिए कौन सा रूल लागू होता है, BODMAS रूल लागू होता है, BODMAS, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन लास्ट में करते हैं। अगर इस इक्वेशन में डिवीजन कहीं पर होता तो हम डिवीजन करते, डिवीजन नहीं मल्टीप्लीकेशन दिया गया पहले, तो मल्टीप्लीकेशन करें, तो 10 2 जा 20 हो गया, 10 दूना 20 होता है, 5 ये हो गए, माइनस के 5 ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन पे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन करेंगे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, 20 5 25 आ गया, कितना 20 5 25 माइनस का 5, 20 में 5 माइनस करोगे आप ना 25 में आप जब 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, क्या ऑप्शन बी। जैसा मैंने बताया आप इसे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आया हो, ओके। और हाँ बता दें फिर BODMAS के बारे में, तो हमेशा जब ऐसे इक्वेशन दिए जाते हैं, हमेशा जब इस प्रकार से इक्वेशन दिए जाएंगे कि आपको जेड का अर्थ ये है, बी का अर्थ ये है, पी का अर्थ ये है, तो आपको हमेशा ये लगाना चाहिए BODMAS। पहले क्वेश्चन को हम ये नहीं चाहेंगे मनमाना सॉल्व कर ले कि पहले घटा दिया फिर बाद में जोड़ दिया फिर डिविडेंड कर दिया, मतलब भाग कर दिया, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं सॉल्व किया था हमेशा। इस प्रकार के जब भी इक्वेशन सॉल्व कराए जाएंगे आपसे एग्जाम्स में या सॉल्व किए जाते हैं, या बैंकिंग SSC के किसी भी एग्जाम्स में सॉल्व किए जाएंगे, A to Z कोई भी एग्जाम्स हो, तो यही लगता है, ठीक है। BODMAS ब्रैकेट ऑफ करेंगे, अगर ब्रैकेट दिया गया है साइन का चेंजमेंट करेंगे, अगर बाय द वे माइनस प्लस है, और फिर इसके बाद बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, OFF वाला, मतलब ब्रैकेट को हटा देना, डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग देना, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन, एस का सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, पहले इस हिसाब से चलते हैं, ठीक है, कि जो भी दिया होगा सिंबल पहले उसको उस इक्वेशन को एक एक लाइन पे सॉल्व करेंगे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर पढ़े, फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया है, प्रियंका 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाएं मुड़ती है, 100 मीटर चलकर फिर दाएं ओर मुड़ती है और 50 मीटर जाती है, वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। क्वेश्चन आप पढ़ ले फिर इसका आंसर बताएं, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रियंका 50 मीटर उत्तर की ओर जाती, तो मान लो कि प्रियंका ये थी, ये इनिशियल पॉइंट है, आरंभिक बिंदु है, प्रियंका 50 मीटर उत्तर की ओर गई, ये 50 मीटर उसका उत्तर की ओर जाना हुआ, ठीक है। उत्तर की ओर चलकर अपने दाएं मुड़ती है, मतलब जब इसका मुंह नॉर्थ की ओर होगा तो इसका जो दाहिना हाथ होगा वो पूरब की ओर होगा, तो वो इधर गई, ठीक है। और कितना चली 100 मीटर चली, तो मान लेते हैं कि 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ती है और 50 मीटर जाती है, जब उसका मुंह पूरब की ओर होगा ना, पूरब की ओर, तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। वो कितना आई है 50 मीटर, कितना 50 मीटर। आप देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट था, कौन सा इनिशियल पॉइंट था, मतलब आरंभिक बिंदु था, और ये 50 है लाइन, तो सामने वाली भी कितनी है 50 है, 50 है, ठीक है। सामने वाली भी लाइन कितनी है 50 है, और जब सामने की आमने सामने की जब साइडें बराबर होती है एक तरह का रेक्टेंगल बन जाता है, ये 50 ये 50 और ये कितनी है 100, तो इसका मतलब ये कितनी आई 100। अगर यहाँ पर दूरी पूछता, अगर यहाँ पर दूरी पूछता तो हम बताते कि 100 मीटर की दूरी पर है वो अपने प्रारंभिक स्थान से। तो देख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल का मतलब है कि ये अभी जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना उसी के सीध में है, उसी के सीध में है, लेकिन दिशा कौन सी है, दिशा पूरब है, क्योंकि आपको पता है ऊपर नॉर्थ है, नीचे अगर बात किया जाए तो एस होगा, साउथ होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, तो ये उसका प्रारंभिक स्थान था। और ये अपने प्रारंभिक स्थान जिस दिशा में वो खड़ी होगी, जहां पर होगी वो, तो उसकी जगह से ये अभी भी पूरब है। कहां पर है, पूरब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ओके। अगर दूरी पूछा जाता तो हम बताते 100 मीटर पूरब की ओर है। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि दिशा पूछा जाता है और दूरी भी पूछा जाता है, तो 100 मीटर पूरब की ओर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ओके। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। डेली अगर अपडेट है तो आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। बाय द वे डेली अपडेट आप रहेंगे तो आपको ये इसी महीने 2-4-5 दिन में आपको ये सभी क्वेश्चन आने लगेंगे ईजिली, ठीक है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, हम इन्हें ईजिली तरीके से समझा देंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको इन्हें कैसे सॉल्व करना है इन एग्जाम्स। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से क्वेश्चन,
इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में अपना IQ इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसे सॉल्व करें आप। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, गोपाल कह रहा है, गोविंद की ओर इशारा कर रहा है, गोपाल गोविंद को बता रहा है किसी से कि जो इसका पिता है ना वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मतलब गोविंद का जो पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मेरे पिता का मतलब ये गोविंद के पापा हुए, मतलब पिताश्री हुए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब कैसे हुए, अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे हुए, ठीक है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मतलब जो गोविंद का पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। यहाँ पर इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र का मतलब ये है कि जो गोविंद के पापा हैं ना, ये अपने लिए बात कर रहे हैं, गोपाल जी हैं, ये गोविंद के दादा के लड़के हैं। गोपाल जी जो है ना, गोपाल जी, ये गोपाल जी क्या हैं, ये गोविंद के दादा के लड़के हैं। तो और वो भी कैसे हैं, इकलौते हैं। कैसे हैं, इकलौते हैं। अब क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसे आप 2-3 बार आप पढ़ेंगे या अपने माइंड में इसे स्कैन करें, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा ये। तो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा था, गोपाल कह रहा था गोविंद की ओर, गोविंद को बता रहा था, किसी व्यक्ति से कह रहा था कि जो इसका पिता है गोविंद का वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो मतलब गोपाल के पापा अपने लिए बात कर रहे हैं कि मतलब इकलौता वो अपने आप को कह रहे हैं, और ये गोविंद के पापा हुए, ये गोविंद के गोपाल जी कौन हुए, पापा हुए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप इसे पॉज करना, दोबारा समझना, या आप अपने रिलेशन में इसे इंक्लूड करके समझ सकते हैं। ओके, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 14 नंबर, 14 नंबर। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। मोस्टली कई लोगों ने इसके आंसर सही दिए थे, जिनका गलत है वो यहाँ पर समझे। जिसको जीके थोड़ा अच्छी आती है वो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है SSC में। दिए गए विकल्पों में से भिन्न या असंगत की पहचान करना। यहाँ पर 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उसी को बताना था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन ए भारत। मैं जानता हूँ जिनके जिनके ये ऑप्शन सही निकले थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब क्यों है, तो भारत एक भाई देश है। क्या है, भारत एक देश है। जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं ना वो सभी महादेश हैं। क्या, महादेश। अब आपको पता होना चाहिए देश और महादेश में अंतर क्या होता है। देश और महादेश में अंतर क्या होता है, देखिए। जैसे कि एशिया क्या है, अगर यहाँ पर कहीं एशिया लिखा होता, एशिया, एशिया अपने में एक क्या है, महादेश। भारत क्या है, अपने में एक देश है। महादेश का मतलब होता है एशिया एक महादेश है। एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रियाँ आती हैं, लगभग 50 के आसपास, 48 के आसपास कंट्रियाँ आती हैं एशिया में, ठीक है। एशिया में 48 के आसपास कंट्रियाँ आती हैं। तो इसका मतलब जितनी कंट्रियाँ इसके अंदर आएंगी तो पूरे को एशिया कहेंगे। एशिया का मतलब कि एशिया एक अपने में महादेश है, मतलब देशों का देश को महादेश कहते हैं। मतलब कई सारे जब देश मिलके बनते हैं तो उसको महादेश कहा जाता है। ओके, उसे क्या कहेंगे, महादेश कहते हैं। और इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देश आते हैं। दक्षिण अमेरिका एक अपने आप में एक कंट्री नहीं है, इसके अंतर्गत कई सारे देश आते हैं, ये एक अपने महादेश। अफ्रीका में बहुत सारे देश आते हैं, 54 के आसपास कंट्रियाँ आती हैं, ठीक है, अपने में एक महादेश है। ऑस्ट्रेलिया ये केवल एक कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है, ठीक है। इसके अंतर्गत कई कंट्री जुड़ी हुई हैं, 2, 4, 5 से 7 के आसपास कंट्रियाँ जुड़ी हुई हैं इससे। भारत क्या है यहाँ पर, ये एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत, एशिया के अंतर्गत। और भारत एक देश है, बाकी सब महादेश है। इंग्लिश में कहेंगे भारत, इंडिया जो है वो एक तरह की कंट्री है। और जो ऑप्शन BCD दिए गए ये क्या है, कंटिनेंट। इनको इंग्लिश में कंटिनेंट कहा जाता है। ओके, ये कंटिनेंट है, ऊपर वाली भारत क्या है, कंट्री है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े फिर आंसर बताइए। आपके लिए, आपको बताने से नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। असंगत या विषम की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई इनकम्पिटिबल और द डिफरेंट। आपको ऑड यहाँ पर फाइंड करना है या डिफरेंट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पर 3 एक जैसे होंगे, 3 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट। यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड करना है। और ये SSC 10+2 में पूछा गया है क्वेश्चन। किसमें, SSC 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। जो भी आपका आईक्यू काम किया करे आप बेहिचक अपने आंसर बताया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ आपने जो आंसर बताया आपके प्रति एक आपको क्वेश्चन के प्रति एक जिज्ञासा होगी, जानने की एक इच्छा होती है, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी जिज्ञासा है यही आपको आगे की ओर ले जाती है। तो इसलिए सभी लोग आप इसे बेहिचक आप आंसर बताया करें, देखा करें कि आपका क्या आंसर सही होता है या नहीं होता, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो हाँ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।